तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बलात्कार, हत्या और चोरी डकैती की घटनाओं को रोकने के लिए भारत में लागू किया जाएगा सरिया कानून, समाजवादी पार्टी ने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कनाडा से आरएसएस को लगा झटका, कनाडा में आरएसएस पर सरकार ने लगाया बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर बुरी तरह से कोर्ट में फंसी योगी सरकार की बात मानने से कोर्ट ने किया इनकार, कहा आपने जो दलीलें दी हैं उसमें नहीं है कोई भी सच्चाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि माधुरी दीक्षित बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगी महाराष्ट्र में चुनाव, अमित शाह से माधुरी दीक्षित ने की मुलाकात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी नेता ने लगाया आरोप, कहा पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो बन जाएगा ये मिनी पाकिस्तान, इसका मुख्यमंत्री भी होगा मुसलमान और उप मुख्यमंत्री भी होगा मुसलमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार की नीतीश सरकार ने जारी किए जातीय जनगणना रिपोर्ट, तो भड़की भाजपा, अब बीजेपी की नहीं बनेगी बिहार में सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेप और हत्याओं को रोकने के लिए भारत में लागू किया जाएगा सरिया कानून, समाजवादी पार्टी ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अब भारत में शरीयत कानून लागू करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने दावा किया है कि अगर भारत में शरीयत कानून लागू हो जाता है तो भारत में रेप, बलात्कार, हत्या और चोरी डकैती जैसी घटनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। एसटी हसन ने सऊदी अरब का उदाहरण भी दिया है। एसटी हसन ने कहा है कि मुस्लिम देश सऊदी अरब में शरीयत कानून लागू है, वहां पर चोरी, डकैती, रेप और बलात्कार की घटनाएं बिल्कुल नहीं होती हैं क्योंकि वहां पर शरीयत कानून लागू है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत में भी शरीयत कानून केंद्र की मोदी सरकार लागू करती है तो भारत में ये सारी घटनाएं बंद हो जाएंगी और क्राइम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। देखते हैं अब केंद्र की मोदी सरकार शरीयत कानून भारत में लागू करती है या नहीं। आप चाहते हैं शरीयत कानून भारत में लागू हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा में आरएसएस पर सरकार ने लगाया बैन, खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत के बाद लिया फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी तनाव के बीच अब कनाडा की सरकार ने हिंदूवादी संगठन आरएसएस पर बड़ा एक्शन लिया है। कनाडा की सरकार ने आरएसएस को कनाडा में बैन लगा दिया है और ये फैसला खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत के बाद लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी लगातार हिंदूवादी संगठनों का विरोध करते हैं और वो बहुत समय से आरएसएस पर बैन लगाने की कनाडा में मांग कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि अब कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों की बात मानते हुए कनाडा में हिंदूवादी संगठन आरएसएस को बैन कर दिया है और इसको आतंकवादी संगठन बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्टर माधुरी दीक्षित लड़ेंगी बीजेपी के टिकट से लोकसभा चुनाव, अमित शाह से की मुलाकात। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी महाराष्ट्र में एक ऐसे एक्टर को चुनावी मैदान में उतारने वाली है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी माधुरी दीक्षित को सांसद पूनम महाजन या गोपाल शेट्टी की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। बताया जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुंबई में मुलाकात की थी। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान दोनों नेताओं की एक फोटो भी सामने आई है जिसमें अमित शाह और माधुरी दीक्षित के पति साथ में फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि माधुरी दीक्षित जल्दी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लोकसभा का लड़ सकती हैं। आपकी क्या राय दोस्तों, बीजेपी के टिकट से माधुरी दीक्षित को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक और अशरफ की हत्या मामले में बुरी तरह से फंसी योगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सही बात मानने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या की जांच को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बुरी तरह से फंस गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट वाले हलफनामे पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति और असंतोष जताया है। अपने रिजाइंडर यानी प्रति उत्तर में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सरकार के जवाब का आधार
जस्टिस चौहान आयोग की रिपोर्ट पर अपनी दलील दी है। तिवारी के मुताबिक सरकार ने जवाब में ये कहा था कि जब अतीक और उनके भाई अशरफ की हत्या हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अब याचिकाकर्ता तिवारी ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है और योगी सरकार की इस बात को गलत बताया है और कहा है कि योगी सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दायर की है वो झूठी रिपोर्ट है। तो बुरी तरह से अब योगी सरकार अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर फंस गई है। अब योगी सरकार और कोई जवाब देगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत को लगा झटका, हिंद महासागर में खोया सबसे करीबी दोस्त, चाइना की हो गई बल्ले बल्ले। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक दोस्त को खो दिया है। इससे हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को चीन को खतरा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक देश को सबसे अधिक फायदा होगा, वो है चीन। चीन को अब भारत के नज़दीकी श्रीलंका के अलावा एक और दोस्त मिल गया है जिससे वह हिंद सागर में अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में ज़्यादा सक्षम होगा। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मालदीव राष्ट्रपति चुनाव में भारत के समर्थक राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल चुनाव हार गए और उनकी जगह विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को जीत मिली है। मुइज्जू जो है चीन के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि अब चीन के साथ श्रीलंका और मालदीव हो गए, जबकि भारत हिंद महासागर में अकेला ही रह गया, जो भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो बन जाएगा मिनी पाकिस्तान, बीजेपी नेता ने अपने ही नेता का किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग पर घिरे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को लेकर बीजेपी के नेता संगीत सोम ने मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा है कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता ने दावा किया है कि इस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। एक वर्ग की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे बदल जाएगी पश्चिम की डेमोक्रेसी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद संजीव बालिया ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी और उन्होंने इस अलग राज्य की मेरठ राजधानी बनाने की मांग की थी। लेकिन अब बीजेपी के हारे हुए नेता संगीत सोम ने अपने ही सांसद की इस मांग का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा और इसका मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा और उप मुख्यमंत्री भी मुसलमान बनेगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार सरकार ने जारी की जातीय जनगणना तो बीजेपी सरकार के उड़े होश। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में 2 अक्टूबर को नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी कर दिया, जिससे पूरी बीजेपी में हड़कंप मच गया। बिहार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इसे जारी करते हुए बताया कि बिहार में सवर्णों की आबादी 15.52% है, जिसमें राजपूतों की आबादी 3.45% है, भूमिहार की तादाद 2.86% है और ब्राह्मणों की आबादी 3.66% है। वहीं कुर्मियों की जनसंख्या 2.87, कुशवाहों की संख्या 4.21% है और यादवों की आबादी 14.26% है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए उसके बाद भाजपा के होश उड़ गए, भाजपा बुरी तरह से बौखला गई। वहीं दोस्तों अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म बिहार में 17.70% है, जबकि हिंदू धर्म 81.99% है और ईसाई धर्म 0.576% है, सिख 13.13% हैं और बौद्ध भी यहाँ पर 51% हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू और मुस्लिम धर्म सबसे ज़्यादा यहाँ पर है बिहार में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देश तुर्की में बनेगा नया संविधान। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देश तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने संसद के नए कार्यकाल में एक नया संविधान बनाने का संकल्प लिया है। राष्ट्रपति ने सभी राजनीतिक दलों और समाज के सभी वर्गों को इस प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अर्दोगान ने संसद के नए विधायी वर्ष के उद्घाटन समारोह में एक भाषण में कहा कि अब हमारे सामने एक नया कार्य और एक नया अवसर है
इसका उद्देश्य हमारे देश को एक नया और नागरिक संविधान देना है। उन्होंने कहा है कि हम सभी दलों, सभी सांसदों, सभी सामाजिक वर्गों और इस मुद्दे पर अपनी राय और प्रस्ताव रखने वाले सभी लोगों को रचनात्मक समझ के साथ एक नए संविधान के आह्वान में शामिल होने को आमंत्रित करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब तुर्की में नया संविधान बनकर तैयार होने वाला है।